नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिस जगह पर मैं रहती थी वहाँ कोई भी मर्द नहीं रहता था और ना ही मेरा किसी से कोई संबंध था। फिर भी एक दिन मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ और मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। यहाँ तक कि मैंने उस बच्चे को जन्म देने के बारे में भी सोचा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हुआ। फिर एक दिन किसी ने मेरा अपहरण कर लिया और मुझसे कहा कि मेरा नाम आनंदी है। मैं अपने नाम जैसे ही मासूम भी थी और मुझे अपनी इस मासूमियत की बहुत बड़ी सज़ा मिली जब मेरी ज़िंदगी को दर्दनाक बना दिया गया और मुझे पता भी नहीं चला। शायद मैं ऐसी बेवकूफ़ इंसान हूँ जिस पर दिन रात जुल्म होता रहा, लेकिन उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि उस पर जुल्म हो रहा है। आप सब सोच रहे होंगे भला ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब मैं 14 साल की थी तभी मेरी माँ को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया, जिसके चलते अचानक उनके आधे शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। वो रातों रात बिस्तर पर पड़ गई। ऐसे हालात में हमारी मदद करने के लिए मेरे माँ की चचेरी बहन राधा मदद करने के लिए तैयार हो गई। अब वही मेरे माँ का ख्याल रखने लगी और घर को भी संभालने लगी। मेरे पिताजी शहर के अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन वो अपना पैसा खर्च करने के बाद भी मेरी माँ का इलाज नहीं कर पाए। 3 साल बाद बीमारी के कारण मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। पिताजी बहुत दुखी रहने लगे। अब राधा का हमारे घर में रहना थोड़ा लज्जास्पद था, इसलिए मेरे पिताजी ने दुनिया का मुंह बंद करने के लिए राधा से शादी कर ली। राधा की पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उस पर बुरे चरित्र का आरोप लगाकर घर से निकाल दिया था और इस तरह उसे आश्रय भी मिल गया था। वो एक अच्छी औरत थी। 3 साल तक उसने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा था और मेरे सारे काम वो ही किया करती थी। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं अब अपना काम खुद किया करती थी। मेरी माँ ने गुजरने से पहले मेरे पिताजी से कहा था वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। वैसे तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन मेरी माँ के जाने के बाद तो जैसे उनकी जान मुझ में ही अटक गई थी। वो राधा को बार बार यही कहते रहते कि इसका बहुत ख्याल रखो। दिन में कई बार मेरे पिताजी उससे पूछते कि क्या मैं समय पर खाना खाती हूँ या फिर ड्राइवर मुझे समय पर कॉलेज से घर लाता है कि नहीं। एक दिन मेरे पिताजी को एक काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में जाना था, लेकिन वो बहुत चिंतित थे। लेकिन उनको राधा पर भी भरोसा था, क्योंकि उसने हमारे मुश्किल समय में बखूबी साथ निभाया था, वरना हमें हमारे अपने रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया था। मेरे पिताजी ने उसे सिर्फ इतना कहा कि मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। ये सब जो मैं कमा रहा हूँ वो सब मेरे बेटी का है। बस मैं अब और काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये आखिरी काम करने जा रहा हूँ। इस काम से मुझे इतनी संपत्ति मिल जाएगी कि मैं बाकी ज़िंदगी बैठकर खा सकता हूँ। फिर मैं अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर दूँगा और उसकी शादी करवा दूँगा। मेरा दामाद मेरे साथ घर जमाई बनकर रहेगा। बस मैं अपनी आखिरी ज़िंदगी सिर्फ अपनी पत्नी की याद में बिताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें आश्रय दिया है और ये तुम्हारा भी घर है। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। घर में आराम और सुकून से रहो, और अगर तुम इस रिश्ते से मुक्त होना चाहती हो तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें दौलत और आराम की ज़िंदगी तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में अब भी मेरी पहली बीवी ही मौजूद है। राधा ने मेरे पिताजी से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया है। मैं भी अपनी पूरी ज़िंदगी आनंदी की माँ बनकर ही बिताना चाहती हूँ। मैंने उसके माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगी। वो मेरी चचेरी बहन थी, लेकिन वो एक बहन से भी बढ़कर थी। मैं उससे किया हुआ वादा पूरा करना चाहती हूँ और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। इस बात पर मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने ज़रूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम्हारी जैसी ईमानदार औरत मिली है। अपनी बेटी को अमानत के तौर पर रखकर मैं 6 महीने के लिए देश से बाहर जा रहा हूँ। उसका बहुत ख्याल रखना, और मैंने उसके लिए एक रिश्ता भी देख कर रखा है। वो मेरे दोस्त का बेटा है। उसी के साथ अपनी आनंदी की शादी करनी है और मेरी सारी दौलत भी इन दोनों के नाम कर देनी है। अगर कोई दिल से समझे तो दामाद भी बेटा ही होता है। पिताजी दोपहर को विदेश चले गए। जब मेरे पिताजी मुझे राधा के पास छोड़कर गए, उस समय मैं 17 साल की थी। पिताजी ने कहा था कि वो जल्द ही वापस आएंगे, लेकिन जिस दिन पिताजी यहाँ से निकल गए उसी दिन की रात राधा का रवैया थोड़ा बदल सा गया। उस रात उसने मेरे लिए खाना नहीं बनाया था। जब मैंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, आज खाना क्यों नहीं बनाया, तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है
फ्रिज में जो भी रखा है खा लेना। इतना तो मैं समझ सकती थी कि चलो अगर किसी की तबीयत खराब हो तो उसको कम से कम एक दिन का तो आराम दे देना चाहिए। जो भी पड़ा था मैंने खा लिया और सो गई। तभी रात को अचानक मुझे अपने घर में कुछ हलचल की आवाज़ें सुनाई दी। मेरी नींद बहुत कच्ची थी। मैं जाग गई और जब तक मैं नीचे आई तो देखा कि राधा मेन दरवाज़ा बंद कर रही थी। जब मैंने उसे देखा तो वो थोड़ा घबरा गई। मैंने उससे पूछा कि क्या कोई आया था। वो बोली, नहीं, मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी, इसलिए दरवाज़ा बंद करने आई थी। ये सब होने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो पता चला कि किसी महामारी के कारण कॉलेज को छुट्टियां मिलने वाली है। मैं खुश हो गई कि चलो अब कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, अब सारा दिन घर पर आराम करूंगी। वैसे भी मेरा घर ऐसा था कि कोई भी दिन भर आराम से रह सकता था। वहाँ दुनिया की सारी सुविधाएं मौजूद थी। घर आते समय मैंने एक बात देखी कि हमारे घर के बहुत पुराने और वफादार चौकीदार रमेश चाचा आज गेट पर मौजूद नहीं थे। जब मैंने गेट पर मौजूद दूसरे चौकीदार से पूछा कि चाचा कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वो कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने गांव गए हैं। मैं हैरान हुई क्योंकि चाचा ने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली थी। अगर वो अपने गांव जाते थे तो अगले दिन लौट आते थे। ऐसे कुछ दिनों की छुट्टी उन्होंने कभी नहीं ली। फिर आज अचानक कुछ दिनों की छुट्टी पर कैसे चले गए? लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात थी। खैर, मैं अपने घर वापस आ गई। रात को राधा ने मेरे पसंद का खाना बनाया और साथ ही उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि कल उसने मेरे लिए खाना नहीं बनाया था। उसने कहा कि मेरे पिताजी के जाने के गम से वो थोड़ी परेशान थी, इसलिए उसका मूड खराब था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे पिताजी से बहुत प्यार करती हो? मेरी माँ मेरे पिताजी से बहुत मोहब्बत किया करती थी। राधा ने कहा कि तुम्हारे पापा इतने अच्छे इंसान हैं कि किसी को भी उनसे मोहब्बत हो जाएगी। तो मैं भी उनसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देखते तक नहीं है। मैंने राधा के हाथ पर हाथ रखकर कहा कि भले ही तुम मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी गैर नहीं समझा। जब पिताजी वापस आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी और कहूंगी वो तुम्हारे साथ भी वैसे ही रहे जैसे वो मेरी माँ के साथ रहते थे। तब वो पूछने लगी कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ के साथ कैसे रहते थे? तब मैंने बताया कि वो मेरी माँ के लिए हर 2 दिन नए नए और महंगे तोहफे लाते थे। अक्सर रात में पार्टियों में जाते थे और अक्सर डिनर के लिए बाहर जाते थे। मेरी माँ हर दिन मेरे पिताजी के लिए सज धज कर रहती थी और वो उनकी तारीफ किया करते थे। मैं उन दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत खुश होती थी। मैं उससे बात कर रही थी और साथ साथ अपने पसंद का खाना खा रही थी। ये तो सच था कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ से भी बहुत अच्छा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कब अपने कमरे में आई और कब मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं अपने बिस्तर तक कैसे पहुंच गई थी। मैंने राधा से पूछा तो उसने कहा कि तुम खुद ही अपने बिस्तर पर चली गई थी, लेकिन हाँ, तुम्हें नींद बहुत आ रही थी। इस उम्र में ऐसी ही नींद आती है, कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, इस उम्र में सच में ऐसी ही नींद आती है, लेकिन मेरी नींद तो बहुत कच्ची थी। लेकिन फिर भी मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अब मेरे घर में कुछ अजीब घटनाएं मैंने देखी कि ड्राइंग रूम में खूब मौज मस्ती हो रही थी और खूब सारा खाना बन के जा रहा था। मैंने पूछा, कौन है? तो नौकरानी ने बताया कि राधा मेम साहब के रिश्तेदार आए हैं। और राधा के रिश्तेदार तो मेरे भी रिश्तेदार लगते हैं, इसलिए मैं भी ड्राइंग रूम में चली गई। और जब मैं वहाँ गई तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। वहाँ कोई मेहमान नहीं बल्कि 2 आदमी बैठे थे जो शक्ल सूरत से कुछ खतरनाक से लग रहे थे। जैसे मैंने अंदर कदम रखा वो मुझे बड़े ध्यान से देखने लगे। राधा ने मेरा परिचय कराया और कहा कि ये मेरे पति की बेटी है। उनमें से एक आदमी ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत है। उसका ये कहना मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई। और बाद में उसने बताया कि वो उसके चचेरे भाई थे। अब मेरे साथ हर दिन एक अजीब हरकत होती थी। जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं बहुत थक गई हूँ, और रात को ऐसे नींद आती थी कि जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। इसलिए आजकल मुझे ना तो ये याद रहता कि मैं किस समय सोती हूँ और ना ही ये समझ में आता है कि अपने कमरे में कब आती हूँ। ऐसे में एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे दिल मचल रहा है और चक्कर से आने लगे। मैं डर गई थी कि कहीं मुझे भी वही महामारी तो नहीं हुई है जो पूरे क्षेत्र में फैल रही थी। मैंने राधा से तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। डॉक्टर घर आई और उसने मुझे चेक किया और मेरा ब्लड सैंपल लेते हुए कहा
कि रात तक इसकी जांच करके रिपोर्ट आपको बता देगी। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और चली गई। रात को उसका फ़ोन आया तो राधा ने फ़ोन उठाया। वो फ़ोन लेकर मेरे सामने ही खड़ी थी। अचानक उसने कुछ अजीब सी बात कह डाली। कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहिबा, आपको ज़रूर कुछ गलतफहमी हो गई है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं परेशान हो गई कि ना जाने मेरे रिपोर्ट में क्या आया होगा। उसने फ़ोन कट कर दिया और मेरे तरफ ऐसे मुड़ गई कि मानो उसके पास मुझे बताने के लिए बहुत बुरी खबर हो। मुझे भी चिंता हो रही थी। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहिबा क्या कह रही थी। वो कहने लगी, वो जो कह रही थी उस बात को एक तरफ रख दो और पहले ये बताओ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें अपने पिताजी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? तुमने ये किया भी कैसे? और किसके साथ? कौन है वो जिसके साथ तुमने अपना मुंह काला किया है? तुम्हारे पिताजी तुम्हें मेरे भरोसे पर छोड़कर गए थे। अब जब वो वापस आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया है मैंने। आपको ऐसा क्या कहा है डॉक्टर ने? आप मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैंने कुछ नहीं किया है। डॉक्टर कह रही है कि तुम माँ बनने वाली हो। उसने इतना कहा और मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं हैरान और परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी कि ये झूठ है, डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है। राधा भी कहने लगी कि हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो, इसलिए कल हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। अचानक से उसका रवैया बदल सा गया। अगले दिन वो मुझे दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसने भी यही कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की थी। तो मेरे साथ ये क्या हो रहा था? मैं तो बुरी तरह परेशान हो गई और दिन रात रोने लगी थी। मैंने डॉक्टर से ये भी कहा कि क्या इस पे कोई इलाज कर सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि ये बच्ची बहुत कमज़ोर है, इसके शरीर में खून की कमी है, अगर ऐसा कुछ किया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। राधा मुझे वापस घर ले आई और उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें अमानत के तौर पर मुझे सौंप कर गए थे, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? उसी दिन और एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई। जब पिताजी ने कॉल किया, उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम जल्दी ख़त्म कर लिया है, इसलिए मैं 3 हफ्ते बाद वापस आ रहा हूँ। डॉक्टर के मुताबिक मेरा दूसरा महीना चल रहा था और पिताजी के आने तक तीसरा महीना होने वाला था। पिताजी वापस आ गए और हम दोनों बहुत चिंतित थे कि अब हम उनको कैसे बताएंगे। पिताजी आते ही मुझसे मिले और बहुत खुश हो गए। उन्होंने हमारे साथ बैठकर खाना खाया और रात में राधा उनसे बातें करने लगी। मैं अभी अपने कमरे में बैठकर सोच ही रही थी कि अब क्या होगा कि तभी अचानक मेरे पिताजी के चिल्लाने की आवाज़ मेरे कमरे तक आने लगी। तो मानो जैसे मेरी जान ही निकल गई। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ और सीधा मेरे कमरे में आ गए और मुझे बातें सुनाने लगे, पूछने लगे कि ये सब क्या है। और मैं बार बार बस यही कहते जा रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे सुनने वाला कौन था? पिताजी को मुझ पर गुस्सा करते हुए मैं पहली बार देख रही थी। वो ऐसा पहली बार कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस बच्चे से जान छुड़ाएंगे। जहाँ मैं कहूँगा वही तुम्हारी शादी होगी। मेरे पिताजी ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने मुझे सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया। तुम देखने में कितनी मासूम दिखती हो, लेकिन असल में तुम्हारी हकीकत कितनी बुरी है। आज तो तुम्हारी माँ की आत्मा को भी दुख हो रहा होगा कि कैसी माँ की कैसी बेटी निकली है। जब मैंने ये सुना तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंदर ही अंदर मर गई हूँ। अब मैं ये सोचने लगी कि मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन पिताजी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बोले, मैंने इस लड़की के लिए क्या क्या सोच कर रखा था, अभी तो मैं इसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बस शादी करे और यहाँ से निकल जाए, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। राधा पिताजी को समझाने लगी कि आप शांत हो जाए, गुस्सा ना करें। दूसरे दिन हम लोग अस्पताल जा रहे थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। मेरे पिताजी ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिए और हमें उसी समय पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने राधा से कहा कि तुम इसे रिक्शा में ले जाओ, तब तक मैं मैकेनिक को बुला के गाड़ी को गैरेज भिजवा के आता हूँ। मैं और राधा रिक्शा में बैठकर अस्पताल के लिए निकल गए। हम लोग अस्पताल पहुँच गए तो ना जाने राधा अचानक वहाँ से कहाँ गायब हो गई। शायद वो अंदर चली गई थी। मैं बाहर खड़ी होकर उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और रुमाल से मेरा मुंह बंद कर दिया।
और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक टूटे हुए कमरे में कुर्सी पर बैठी थी और मेरे हाथ बंधे हुए थे। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र करीब 25 साल होगी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि अगर आप अपने बेटी की सलामती चाहते हो तो जहाँ कह रहा हूँ उस जगह पर 50 लाख रुपए लेकर आ जाओ। शायद वो मेरे पिताजी से ही बात कर रहा था। इस आदमी ने मेरा अपहरण कर लिया था। मैं शहर के एक अमीर व्यापारी की बेटी थी, इसलिए ये लोग जानते थे कि उन्हें मेरे बदले में बहुत कुछ मिल सकता है। वो मेरे पिताजी से बात करने के बाद मेरे सामने ही बैठ गया। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था, मानो वो समझ रहा था कि उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। मैंने उससे कहा कि प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस तुम्हारा बाप पैसे लेकर यहाँ आ जाए। तब तक तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप यहाँ बैठी रहो। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो कुछ लेने के लिए आगे बढ़ा तो मैं डर गई और डर के मारे कहने लगी, मेरे पास मत आना। तो उसने कुछ अजीब बात कही कि तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम बहुत मासूम हो। तुम्हारे बाप को पता है कि तुम क्या करती हो? मैंने उसकी तरफ हैरान होकर देखा और सोचने लगी कि ये कैसी बातें कर रहा है। मैंने उससे पूछा वो क्या कहना चाहता है, मैं क्या करती हूँ, इसका मतलब क्या है? उसने कहा कि मेरा एक दोस्त तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कीमत लगाई थी। तुम्हारा बाप इतना अमीर है फिर भी तुम माँ बेटी ऐसा काम करती हो। ये सुनते मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती थी। लेकिन शायद राधा मेरे साथ ये सब कर रही थी। शायद वही मुझे बेहोश कर देती थी और घर में लोगों को बुलाती थी। मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे फट जाएगा। मैं बुरी तरह रोने लगी। तभी अचानक मेरे दिल में एक विचार आया। मैंने उस आदमी से कहा कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बल्कि मैं वादा करती हूँ कि जब मैं अपने वापस घर चली जाऊंगी तो तुम्हें और भी पैसे दे दूंगी, बशर्ते तुम मुझे उस आदमी से मिलवाओ जिसने तुम्हें ये सब बात बताई है। उसने कहा कि वो आदमी मेरा साथी है, मैं उसे बुला लेता हूँ, वो अभी यहाँ आ जाएगा। जब वो आदमी आया तो मुझे देखकर हैरान हो गया और बोला कि ये तो वही लड़की है। मैंने उससे पूछा तुम्हारा ये दोस्त क्या कह रहा है? फिर उसने सारी बात विस्तार से बताई। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर बुलाया था। वो तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें बुरा चरित्र वाली साबित करना चाहती थी ताकि वो अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम ना करे। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राधा ऐसा घटिया खेल खेल सकती थी। मैंने उन दोनों से कहा कि वैसे तो तुम दोनों ने मेरा अपहरण किया है और तुम अच्छे लोग नहीं हो, लेकिन अगर तुम मेरे पिताजी को ये पूरी बात बता दोगे तो मैं तुम्हें 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए अपने पिताजी से लेकर दूंगी। वो हंसने लगे और कहने लगे कि अब तुम हमारे साथ सौदा करोगी? मैंने उनको कहा कि मैं एक व्यापारी बाप की बेटी हूं, मैं गलत सौदा नहीं करती। आज अचानक से मुझे अकल आ गई थी। जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मुझे अब भी अकल ना आती तो कब अकल आती? उन लोगों ने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। उन्होंने 1 करोड़ के लालच में आकर मुझे मेरे पिताजी के हवाले कर दिया। अगले दिन मैंने उनको अपने घर बुला लिया और अपने पिताजी से कहा कि कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैंने अपने पिताजी को ये नहीं बताया कि इन लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया था। वे दोनों घर आए तो उनको देखते ही मेरी माँ की हालत ऐसी हो गई थी कि मानो जिंदा लाश बन गई हो। उन दोनों ने मेरे पिताजी को सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर मेरे पिताजी हैरान और परेशान हो गए और राधा की तरफ बढ़े और बोले, मैंने अपनी बेटी को अमानत के तौर पर तुम्हें सौंप दिया था, लेकिन तुमने मेरी बेटी की इज्जत के साथ इतना गंदा खेल कैसे खेला? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पिताजी की ये बात सुनते ही राधा बौखला गई और जवाब में बोली, हाँ तो तू क्या चाहता था कि तुम अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर देता? मैंने 3 साल तक तुम्हारी बीबी की दासी की तरह सेवा इसलिए नहीं की थी कि एक दिन तुम अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम करके चला जाए। उसने जो किया था उसके लिए वो जरा भी शर्मिंदा नहीं थी। इसके पहले कि मेरे पिताजी वाकई उसे जान से मार देते, मैंने अपने पिताजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप इसे मारकर क्यों अपराधी बनना चाहते हो? इसकी सज़ा यही है कि इसे कानून के हवाले कर दो। मेरे पिताजी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने राधा को कानून के हवाले कर दिया और उसके खिलाफ इतने सारे मामले दर्ज करा दिए कि वो सारी जिंदगी जेल से नहीं निकल सकती थी। जिन लोगों ने मेरा अपहरण किया था उन लोगों को मैंने पैसे देने का वादा किया था, लेकिन मेरे पिताजी को जब मालूम पड़ा कि ये वही लोग हैं तो पिताजी ने उन लोगों को भी कानून के हवाले कर दिया। मेरे पिताजी ने मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे गले से लगाया
और कहा, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है बेटी, मुझे तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम तो मासूम थी, तुम्हें इस दुनिया के बारे में नहीं पता था। मुझे ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब सब कुछ सही चल रहा था और हमने ये तय कर लिया था कि हम इस बच्चे को जन्म दे देंगे, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मेरे कोख में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और लॉ किया। 28 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से कर दी। अब मेरा अपना घर है और मैं अपने घर में खुश रहती हूँ। लेकिन मेरे अतीत की छाया कभी कभी मुझ पर हावी हो जाती है और मैं सोचने लगती हूँ कि ये दुनिया बहुत बुरी है, जहाँ बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। जैसे कि मेरे पति, जिसने सब कुछ जानते हुए भी मुझे स्वीकार कर लिया। मैंने अपने पति को कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन जीवन में इतने बड़े हादसे के बाद मैं अब उतनी मासूम सी नहीं रही। अब मैं इस दुनिया और ज़िंदगी के दांव पे समझ गई हूँ। अब मैं एक वकील हूँ और अगर अपने जैसे लड़की का केस मेरे पास आता है तो मैं मुफ्त में लड़ती हूँ और सबको यही कहती हूँ कि अपने बेटियों को मजबूत बनाएं। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।